हेलो फ्रेंड्स। एक बार हम लोग अब पार्टनरशिप के इस यूनिट 2 को थरोली रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, हम लोगों का ये पार्टनरशिप का यूनिट 2 जो है दैट इज बेसिकली ऑफ रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। ओके, तो हमने देखा था कि एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा होता है, इसके काफी सारे सेक्शंस थे। उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देख के रखा था सेक्शन नंबर 9, दैट वाज जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। तो इसमें हमने बहुत सिंपली एक ही बात देखी थी कि जो सारे पार्टनर्स हैं उन्होंने ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में वर्क करना चाहिए। ओके, मतलब पूरे फर्म के भलाई के हिसाब से उन्होंने काम करना चाहिए, फायदे में काम करना चाहिए, एंड जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, और एक दूसरे के लिए वो ट्रस्ट वर्दी भी होने चाहिए, एज वेल एज उन्होंने ट्रू अकाउंट्स देना चाहिए और फुल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो भी चीजें अफेक्ट करती है फर्म को। ओके, तो फिर इतनी बातें आप लोग ध्यान रखना सेक्शन 9 में। पहली बात इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में वर्क करो, जस्ट एंड फेथफुल रहो एक दूसरे को, ट्रू अकाउंट सरेंडर करो और पूरी इंफॉर्मेशन सामने वाले को प्रेजेंट कर देना। ओके, तो ये इसकी मेन बातें रहेगी। ये था सेक्शन नंबर 9। ओके, फिर इसके बाद हम लोग गए थे सेक्शन नंबर 10 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 10 था ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। ओके, मतलब क्या हुआ, अगर मान लो किसी पार्टनर की कंडक्ट की वजह से फर्म को लॉस हो जाता है। ओके, फर्म को लॉस हो जाए किसकी वजह से, किसी पार्टनर के कंडक्ट की वजह से, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर ने पूरे फर्म को क्या कर देना चाहिए, इंडेमनीफाई करना चाहिए। तो जो लॉस फर्म को हुआ उसकी नुकसान की भरपाई करके देना चाहिए। ओके, ये था सेक्शन नंबर 10। फिर हमने देखा था सेक्शन नंबर 11, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। देखो, जो भी पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे, मतलब जो जो पार्टनर के पास में पावर्स रहेंगी या जो जो उसको ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी, ये सब चीजें जो होती है तो वो पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट से डिफाइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, पार्टनर में जो अग्रीमेंट हुआ उस अग्रीमेंट में ये डिसाइड होगा कि कौन सा पार्टनर को कौन सा राइट रहेगा, क्या ड्यूटीज रहेगी पार्टनर्स की। तो ये कहां से डिपेंड करता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट, उनके एग्रीमेंट से डिपेंड करता है। ओके, और ये जो आपका अग्रीमेंट होगा ये सबके कंसेंट से लेना चाहिए। ओके, और अगर सपोज किसी पार्टनर के राइट्स वगैरह जो भी आप लोग डिसाइड कर रहे हो तो वो सबके कंसेंट से हो जाना चाहिए। ओके, अब इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। देखो, अगर आप किसी पार्टनर को कोई काम करने से, सिमिलर बिजनेस करने से रोक रहे हो, ओके, तो वैसे देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से तो वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो जाता। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आप किसी को अगर कोई लॉफुल बिजनेस करने से रोक रहे हो तो वो क्या बनने वाला है बच्चों, तो वो आपका बन जाएगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जिसे जनरली वॉइड बोला जाता है। ओके, बट याद रखना ये सेक्शन 11 जो रहेगा तो यहां पे होने क्या वाला है बच्चों, जब भी कोई पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स बाय वे ऑफ एग्रीमेंट एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई तू सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, तो इवन दो ये सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जरूर है, बट याद रखना इट विल बी अ वैलिड, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के कुछ एक्सेप्शन होते हैं और उसमें हमने ये पॉइंट देखा था, और यहाँ पे वापस से वही पॉइंट आ रहा है। ओके, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, भले ही कुछ भी लिखा रहने दो सेक्शन 27 में, अगर किसी पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज पे आप या सिमिलर बिजनेस करने से उसे रोक रहे हो तो भी ये वैलिड रहेगा। ओके, ये बात हमने देखी सेक्शन 11 में। और इसके बाद हम लोग चले गए थे बच्चों सेक्शन नंबर 12 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 12 में हमने देखा हर एक पार्टनर को राइट होता है क्या का, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जब तक कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में तब तक यही माना जाएगा हर पार्टनर को राइट होता है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, उसके बाद एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट। जो भी उसकी ड्यूटीज होंगी तो वहां उसने डिलीजेंटली, केयरफुली उसने क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए। तो दो बातें देखी सेक्शन 12 में कंडक्ट ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड, वो क्या थी बताना, हर एक पार्टनर को राइट रहेगा टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, पहली बात। दूसरी बात, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। ओके,
जो भी उसकी ड्यूटीज रहेंगी, तो उसको उस बंदे ने क्या करना चाहिए, डिलीजेंटली अप्लाई करना चाहिए, मैं बोलूंगा डिलीजेंटली उसने उसको निभाना चाहिए। ओके। थर्ड हमने देखा, अगर कोई मैटर ऑफ डिफरेंस निकलता, अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन निकलते, तो वैसे तो वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर के कंसेंट से सॉल्व हो जाने चाहिए। ऑर्डिनरी मैटर्स है जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, ओके, एक पार्टनर एक बोल रहा है, दूसरा पार्टनर कुछ अलग बोल रहा है, तो अगर ये ऐसे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन निकल के आए और ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑर्डिनरी मैटर से कनेक्टेड हो, तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो रहेंगे उनके डिसीजन से आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, इसे ओवरकम कर सकते हो। ओके। लेकिन अब ऐसा मान के चलना बच्चों कि अगर ऐसा मानो कोई आपका नेचर ऑफ बिजनेस ही आपको चेंज कर देना है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी के हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे तो हर एक पार्टनर का कंसेंट लगेगा। ओके। फिर उसके बाद हमने देखा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर को राइट रहेगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, माने हैंडल कर सकता है, उसे इंस्पेक्ट कर सकता है, ओके, और उसकी कॉपी भी ले सकता है। तो ये चार चीजें आपने सेक्शन नंबर 12 के अंदर देखी है। देखो ये रिवीजन है, और जहां फिर डबल डबल पॉइंट आएगा, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसके लिए मैं यहां से ये एनालिसिस नहीं लेता हूं, बिकॉज यू नो वेरी वेल ये एनालिसिस ऑलरेडी ऊपर से कवर हो जाता है, जस्ट वी आर डूइंग रिवीजन। अब आपको एनालिसिस वगैरह देखना है तो आप लोग वापस से वो पर्टिकुलर यूनिट देख सकते हो। ओके। तो बच्चों ये हमने देख लिया इतना। फिर इसके बाद म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। ओके। तो मतलब म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या रहेंगी पार्टनर्स की, ये गिवन है सेक्शन नंबर 13 के अंदर। ओके। तो यहां बोला है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो बात अलग है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव द रेम्यूनरेशन। ओके। हर एक पार्टनर को उसका प्रॉफिट का शेयर तो डेफिनेटली मिल जाता है पार्टनरशिप फर्म से, बट एक पार्टनर को बलजबरी का आप रेम्यूनरेशन दोगे क्या, नहीं। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो बात अलग है, तब आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो, बट if it is not given into the contract, then no partner is entitled to receive the remuneration। किसी भी पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ओके। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली। अगर आपके अग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है तो उस रेशो के हिसाब से आपका प्रॉफिट शेयर होगा, बट अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला, तो पार्टनर को इक्वली क्या मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। ओके। पार्टनर के एग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो बात अलग, नहीं तो फिर आपके पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। हाँ, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो मिलेगा, बट वो भी तब मिलेगा जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं तो आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। ओके। उसके बाद पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट एनी एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर कोई पार्टनर एडवांस में पेमेंट कर देता है, अगर कोई पार्टनर क्या करता है बच्चों, एडवांस में पेमेंट कर दे, तो उस एडवांस के लिए उसे क्या मिलने वाला है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। He'll be getting what? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? उसके बाद हर एक पार्टनर ने क्या कर, फर्म शैल इंडेमनिफाई टू द पार्टनर। अब देखो हमने पहले देखा कि अगर किसी पार्टनर के फ्रॉडुलेंट एक्ट की वजह से फर्म को नुकसान होता है तो उस पार्टनर ने फर्म को इंडेमनिफाई करना चाहिए, बट इसका अपोजिट भी तो हो सकता है। अगर कोई अर्जेंसी निकल के आए और उस अर्जेंसी में पार्टनर अपने जेब से क्या करे, कोई पेमेंट करे इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब फर्म को पूरा पैसा देना था, बट उसके प्लेस पे अर्जेंसी में एक पर्टिकुलर पार्टनर ने क्या कर दिया, पूरा पैसा दे दिया। तो सवाल ये उठता, ऐसे पर्टिकुलर केस में होगा क्या? तो बच्चों ये जो पार्टनर है जिसने ये पैसा पे कर दिया हुआ है, ओके, तो ये पार्टनर जो रहेगा इसे फर्म ने इंडेमनिफाई करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये पर्टिकुलर बंदा इमरजेंसी में क्या कर रहा है बताना, पैसे दे रहा है, किसको, फर्म के बिहाफ पे पैसे दे रहा है, तो भाई ऐसे पार्टनर को क्या करना चाहिए, पूरे फर्म ने इंडेमनिफाई करना चाहिए। ओके। और दूसरी बात,
A partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect. हाँ, इसका अपोजिट भी हुआ तो मतलब अगर पार्टनर कोई नेग्लिजेंस कर दे, कोई हलगर्जीपना कर दे, जिसकी वजह से पूरे फर्म को नुकसान हो गया, तो ऐसे वक्त क्या होगा बच्चों? तो ऐसे वक्त जो ये आपका पार्टनर रहेगा, इसने क्या कर देना चाहिए? फर्म को इंडेमनिफाई कर देना चाहिए। ओके, तो ये हमने देखा था सेक्शन नंबर 13 के अंदर, और यही सब बातें यहाँ पे वापस आई है, बट फर्दर डिटेल में आती है एनालिसिस में। ओके, फिर इसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। ओके, और मैंने जैसे आपको बताया ये पार्ट एनालिसिस से पढ़ो तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, तो जब आप पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बोलते हो या प्रॉपर्टी ऑफ फर्म बोलते हो, तो उसका मीनिंग वन एंड द सेम है। कब होती है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी? जब बच्चों ये राइट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, ये पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। कब कंट्रीब्यूट किया है? टू द कॉमन बिजनेस। मतलब जब उन्होंने बिजनेस स्टार्टअप किया था, तब किसी ने कोई एसेट लाई, किसी ने दूसरी एसेट लाई। ऐसे अगर आप प्रॉपर्टी लाते हो आपके बिजनेस के अंदर, तो वो फिर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बन जाती। या ऐसा भी हो सकता है आपका बिजनेस चल रहा है और फिर बाद में पूरे फर्म ने मिलके कोई प्रॉपर्टी परचेस करी। या तो आप बिजनेस स्टार्ट करते वक्त प्रॉपर्टी लेके आ सकते हो बिजनेस के अंदर, या फिर आपका बिजनेस चालू हो चुका है और उसके बाद फिर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी। दोनों वन एंड द सेम है, दोनों भी प्रॉपर्टी आपके फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ओके, और थर्ड थिंग इज दैट गुडविल ऑफ द बिजनेस। ओके, तो ये गुडविल ऑफ द बिजनेस क्या होता है? गुडविल ऑफ द बिजनेस का मतलब आपको पता है। गुडविल के लिए उन्होंने पहले बोल दिया भाई, गुडविल ऐसी चीज है जो समझने के लिए तो आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड, बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट फिर भी बोला जाए तो मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन जो होगी वो आपकी गुडविल होती है। ओके, और जो भी ये मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन है, जिसकी वजह से आप लोग फ्यूचर में नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, तो उसी को आपकी क्या बोला जाएगा? गुडविल। आप जब नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो तो वो आपकी गुडविल ही होती है। ओके, और यहां पे वही बोला है कि जो आपकी गुडविल होती है वो आपके फर्म की होती है, क्योंकि आप लोगों ने बिजनेस साथ में स्टार्ट किया है। ओके, और पूरी फर्म उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, और ऐसे ही सबका फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया बच्चों? रेपुटेशन बढ़ने लग गया, और वो इस लेवल पे आ गए कि वो नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अपने रेपुटेशन की वजह से अर्न कर पा रहे हैं। ओके, तो ये उसकी क्या बन जाएगी? गुडविल। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बंदे की ही प्रॉपर्टी हो सकती है? हो सकती है। अब कभी कभी कोई पार्टनर अगर सिर्फ अपनी खुद की प्रॉपर्टी बिजनेस में सिर्फ यूज करने के लिए ला ले, 2-3 दिन तक लेट से यूज करने के लिए ला ले, तो सिर्फ वो बिजनेस में कुछ दिनों के लिए वो यूज करने लाता है, तो इससे वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बनती। फर्म किसको बोलते हैं? सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं। अगर मेरे पास में एक मोटर कार है, ओके, और मैं उसे पार्टनरशिप फर्म में एक 10 दिन के लिए यूज करने के लिए लेके आता हूं, तो क्या वो मेरे पार्टनर्स की भी मोटर कार बन जाएगी क्या? क्या वो हमारे पूरे फर्म की मोटर कार बन जाएगी क्या? तो जवाब है नहीं। merely because it was used in the partnership business, सिर्फ वो यूज हुई है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो इससे वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बनती है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। फिर हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये सेक्शन 15 में दिया है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यूज। ओके, मतलब आप फर्म की प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 15। तो बहुत सिंपली बोला गया है बच्चों, फर्म की जो प्रॉपर्टी होगी उसका एप्लीकेशन सिर्फ बिजनेस के लिए होना चाहिए, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए होना चाहिए। ओके, बाय द पार्टनर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। जो आपके पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, बस उसी के लिए क्या होना चाहिए? आपके प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का एप्लीकेशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का यूसेज होना चाहिए। ठीक है, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 15। इसके बाद आगे है सेक्शन नंबर 16। तो ये सेक्शन नंबर 16 क्या बोल रहा है? पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर्स। ओके, पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर्स, ये सेक्शन 16 में दिया है। तो ये क्या बोलता है? इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ,
अगर कोई प्रॉफिट पार्टनर को डिराइव होता है खुद के लिए फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, मतलब ट्रांजैक्शन किसका था, फर्म का ट्रांजैक्शन है, और फर्म के ट्रांजैक्शन से उसे खुद को अगर प्रॉफिट मिलता है, या फिर वो फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके प्रॉफिट अर्न करता है, या फिर फर्म का नाम यूज करके वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, या तो फर्म का कोई ट्रांजैक्शन है उससे उसे प्रॉफिट हुआ, या फिर फर्म की प्रॉपर्टी यूज किया और उससे प्रॉफिट हुआ, या फिर फर्म का नाम यूज किया और उससे उसे खुद को प्रॉफिट अर्न हुआ। तो बच्चों, जब आप कोई भी चीज फर्म की यूज करते हो और उससे अगर आपको खुद को प्रॉफिट हो रहा, सेल्फ को प्रॉफिट हो रहा, तो ये याद रखना ये होता है पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर। और ये जो प्रॉफिट होता है ये आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है फर्म को। ओके, इफ द पार्टनर कैरीज ऑन सेम बिजनेस ऑफ द नेचर, ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। तो ऐसे कोई भी पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया पार्टनर ने, तो वो पार्टनर ने क्या कर देना चाहिए, फर्म को अकाउंट फॉर कर देना चाहिए, फर्म को रीइंबर्स कर देना चाहिए। ओके, दूसरी बात क्या बोलिए, इफ द पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, he shall account for and pay to the firm all the profits made by him in that business। मतलब आप फर्म से कॉम्पीट करने वाला बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भाई फर्म का रेफ्रिजरेटर या इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, तो बंदा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बिजनेस कर रहा है लेकिन इंडिविजुअली, तो उसे जो भी प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट उसने क्या कर देना चाहिए, फर्म को रीइंबर्स करना चाहिए। ओके, पहली बात, पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया, फर्म को रीइंबर्स करो। और पर्सनल प्रॉफिट कैसे कैसे हो सकता है, या तो फर्म के ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हुआ, या फिर फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके उसे प्रॉफिट हो रहा है, या फिर जो बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म या फर्म का जो नाम है उसे यूज करके प्रॉफिट हो रहा, तो ये प्रॉफिट उसने फर्म को वापस से दे देना चाहिए, या फिर वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो कॉम्पीट कर रहा है किसको, फर्म को। इफ ही इज डूइंग एनी बिजनेस विच इज कॉम्पिटिंग टू द फर्म, तो ये भी प्रॉफिट उसने क्या कर देना चाहिए, फर्म को अकाउंट फॉर कर देना चाहिए। ओके, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 16। ये दिया गया है सारा, कहां पे बताना, आपके सेक्शन नंबर 16 के अंदर। ओके, इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, आई होप सबको याद है, हमने देखते टाइम ही बहुत डिटेल में इनको देख के रखा था। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। ओके, तो सेक्शन 17 जो है वो इसके साथ में डील करता है कि क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगे पार्टनर के, जब आपके पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो पहली बात तो हमको चेंज किन किन चीजों से होता है वो सबसे पहले समझ के लेना पड़ेगा। ओके, तो उसमें बोला गया है चेंज कब कब होता है, या तो कोई नया पार्टनर आपके फर्म के अंदर आता है, या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बाहर चला जाता है। अब बाहर जाने का रीजन क्या है, या तो डेथ की वजह से या तो फिर रिटायरमेंट की वजह से फर्म से बाहर चला जाता है, तो उसे बोलते हैं चेंज इन द फर्म हो रहा है। उसके अलावा पार्टनरशिप का जो बिजनेस था, ओके, उससे कुछ हटके बिजनेस कर रही है पार्टनरशिप फर्म, तो भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है, फर्म में चेंज हो रहा है। और लास्ट में अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म कोई एक फिक्स पीरियड के लिए थी, वो पीरियड एक्सपायर होने के बावजूद फर्म क्या कर रही है, कैरी ऑन कर रही है बिजनेस, तो ये चार चीजों की वजह से, चार रीजंस की वजह से ऐसा बोला जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ओके, तो चार चीजें कौन सी है, या तो कोई एक नया पार्टनर आता है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर बाहर चले जाते हैं, या फिर जो आपके पार्टनरशिप का ओरिजिनल बिजनेस था जिसके लिए वो फॉर्म हुई थी, तो वो बिजनेस ही आपका क्या होता है, अभी चेंज हो जाता है, या फिर आपका जो बिजनेस है वो कैरी ऑन होता है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म। जो आप लोगों ने फिक्स टर्म रखा हुआ था उसके एक्सपायरी के बावजूद अगर आपका बिजनेस कैरी ऑन होता है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन द फर्म। देखो हमें पढ़ना क्या है सेक्शन 17 में, कि भाई क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे पार्टनर के जब चेंज हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में। तो पहले हमने देखा कि ये चार चीजें ऐसी है जिसे बोला जाएगा कि आपका चेंज इन द फर्म हो गया। ओके,
तो आई होप ये 4 चीजें आपको समझ में आई होगी। अब यहां पे देखते हैं कि चेंज इन द फर्म हुआ तो उससे क्या होगा। तो बच्चों ये बड़ा ही सिंपल है, मैं इसको तीनों को अगर समराइज कर दूं तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। ओके, वैसे ही रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो भले ही आपकी चेंज इन द पार्टनरशिप फर्म हो जाए, तो वहां पे क्या बोला है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन द सेम एज दे वेर इमीडिएटली बिफोर द चेंज। मतलब जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, है ना, जैसे पहले राइट्स थे आपके वैसे ही चेंज के बाद भी रहेंगे। सपोज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म हो जाए तो फिर यहां पे क्या है, फर्म अगर फिर भी कंटिन्यू कर रही है टर्म खत्म होने के बावजूद, तो यहां पे भी क्या है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर रिमेन द सेम एज दे वेर बिफोर द एक्सपायरी। वही बात हो रही है, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में भी है। वेर एडिशनल अंडरटेकिंग इज कैरी आउट, कोई नया बिजनेस ही आप चालू कर दे रहे हो, ओके, तो यहां पे भी क्या है, आर द सेम। देखो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर द सेम इन रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल एडवेंचर ऑफ द अंडरटेकिंग। तो मतलब जैसे पहले थे वैसे रहेंगे। तो मैं बस आपको बता रहा हूं कि यूनिट में ऐसा कुछ है नहीं बच्चों, रीडिंग ओरिएंटेड ज्यादा ये यूनिट रहेगा, रट्टम पट्टी कम रहेगी। तो आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड होने चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ओके, अब इसके बाद रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। ओके, अब थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर्स का रिलेशन कैसा रहेगा, तो याद रखना, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो तुमको, हमने तो ये बहुत पहले से देखा है कि एक पार्टनर जो है वो एजेंट भी रहेगा एज वेल एज प्रिंसिपल भी रहने वाला है। ओके, तो ये तो हमने बहुत पहले से ही देखा था। तो एक पार्टनर एजेंट रहेगा किसके लिए, थर्ड पार्टीज के लिए, बिकॉज वो ऑन बिहाफ ऑफ द काम करता है। ओके, तो हम लोगों ने इतनी बातें यहां से देख ली है। ओके, अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दैट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। ओके, और ये चीज गिवन है आपके सेक्शन 19 के अंदर। ओके, अगर वैसा देखा जाए तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर बोलो, ओके, इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड का मतलब होता है जब आप ना तो बोलते हो ना फिर राइटिंग में आप कुछ बोलते हो, बट समझ में आ जाता है कि हमारी ये अथॉरिटी रहेगी। ओके, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी समझ जाएगा कि आपकी अथॉरिटी है। ओके, तो इसे बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी इन वेग लैंग्वेज, जनरलाइज लैंग्वेज में। बट अगर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बोलूं तो जब किसी पार्टनर का एक्ट बाइंड करेगा पूरे फर्म को, मतलब कोई एक पार्टनर कुछ काम करके आ जाए और वो पूरे फर्म को अगर बाइंड कर देता है तो उसे उस पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। ओके, तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर पार्टनर का कोई भी बिजनेस रिलेटेड एक्ट है या यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई एक्ट किया गया है, तो ऐसा जो एक्ट रहेगा वो पूरे फर्म को बाइंड करेगा। ओके, और ये पूरे फर्म को बाइंड करेगा, इसी को तो क्या बोलते हैं, इंप्लाइड अथॉरिटी। ओके, लेकिन जब तक कोई कस्टम ट्रेड वगैरह कुछ नहीं है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, दीज आर नॉट इन इंप्लाइड अथॉरिटी। ओके, नॉट इन इंप्लाइड अथॉरिटी, ये पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होती। मतलब कोई एक पार्टनर अकेला खुद से ही ए से लेके एच तक कोई भी एक्ट करके आ जाए तो फिर उसे आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं माना जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखना अब ये पॉइंट कौन कौन से, आप ये समझ के चलो, देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से थोड़े से हटके है ये पॉइंट्स। ओके, और क्योंकि हटके है इसी के लिए तो इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते। जैसे सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन, कोई फर्म का बिजनेस, कोई डिस्प्यूट है फर्म का और आप उसे आर्बिट्रेशन पे डालते हो। मैंने आपको पहले बोला जनरली कोई डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट्स में जाते हो, बट अगर आपका कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में लेके जा रहे हो, इसका मतलब आप सिर्फ वहां पे फास्ट सेटलमेंट करते हो, दे लेके काम खत्म करते हो, तो दिस इज आर्बिट्रेशन। तो अगर आप डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन तक लेके जा रहे हो तो ये कोई एक पार्टनर का काम नहीं होना चाहिए, यहां पे सबका कंसेंट लगना चाहिए।
तो कोई एक पार्टनर अगर अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में डाल दे तो वो बराबर इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहा है. दिस एक्ट विल नॉट बी इनटू द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. ओके. दूसरी बात, ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम. मतलब एक बैंक में अकाउंट खोलना है फर्म के बिहाफ पे. ओके. और वो भी किसके नाम पे? खुद के नाम पे. ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलता. एबीसी 3 पार्टनर है. अब ए जाता है बैंक में फर्म के बिहाफ पे अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वहां पे तीनों के नाम से अकाउंट होना चाहिए. बट अगर एक खुद के ही नाम से फर्म का अकाउंट ओपन करे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ये इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं होता. तो उसके ऐसे एक्ट से बाकी के पार्टनर्स लाइबल नहीं होते. ओके. कॉम्प्रोमाइज और रिलिंग्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म. मतलब फर्म का कोई क्लेम है, किसी से पैसे आने बाकी है और आप उसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, रिलिंग्विश कर रहे हो, मतलब वो क्लेम को आप लोग छोड़ दे रहे हो, तो चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलता. विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. मतलब फर्म के बिहाफ पे कोई एक सूट डाला गया था, केस डाला गया था, उसको आप विड्रॉ कर रहे हो. बाकी के पार्टनर्स को पूछे बगैर आप ऐसा काम करोगे तो डेफिनेटली इसके लिए बाकी के पार्टनर्स लाइबल नहीं होते. एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म. फर्म के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी या सूट हो रहा है तो उसे आप एडमिट कर ले रहे हो. अकेले एडमिट कर सकते हो क्या? नहीं. कोई बोलता है नहीं तुम्हारे फर्म की लाइबिलिटी है 50 लाख की, तो एक पार्टनर बोलता है हाँ 50 लाख की लाइबिलिटी है. ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा. अगर कोई सूट में ऐसी बात हो रही है तो पूरे फर्म का डिसीजन चाहिए बच्चों. अकेला एक पार्टनर यहाँ पे ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएगा. और इवन ले भी लिया तो भी बाकी के पार्टनर्स लाइबल नहीं रहेंगे. क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये जो आपके सारे एक्ट्स है दीज आर नॉट इन इंप्लाइड अथॉरिटी. ओके. उसके अलावा एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो क्या आप ऐसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी जाके आप ले सकते हो क्या? एक्वायर कर सकते हो क्या ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म? तो ये भी नहीं चलता. ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, ये भी नहीं चलेगा. यहां पे भी सबका कंसेंट लगता है. और लास्ट में एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. फर्म के बिहाफ पे आप किसी पार्टनरशिप में एंटर कर जाओगे तो क्या ये भी चलेगा क्या? तो जवाब है ये भी नहीं चलेगा. ओके. तो दिस आर द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. या मैं बोलूंगा ये कुछ चीजें हैं जो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आती है. ओके. दिस आर आउट ऑफ द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. ठीक है. उसके बाद मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म. मतलब आपने कैसा एक्ट करना चाहिए बच्चों जिससे आपकी फर्म बाइंड होने वाली है. ओके. तो बात याद रखना बच्चों, आपको अगर पूरे फर्म को बाइंड करना है, फर्म को लाइबल करना है, तो आप लोगों को फर्म के नाम पे काम करना पड़ेगा. ओके. इफ यू आर डूइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ऑन द नेम ऑफ द फर्म, इन दैट केस ओनली होल फर्म विल बी बाइंडेड. पूरी फर्म बाइंड तब होगी जब आप फर्म के नाम पे काम करने लग जाओगे. ओके. तो दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 22. तो मोड ऑफ डूइंग एक्ट क्या होना चाहिए? अगर आप फर्म के नाम पे काम करोगे तो पूरा फर्म बाइंड होगा, अदरवाइज बाइंड नहीं होता है. ओके. अब ये एनालिसिस देके रखा है. एनालिसिस आपको पता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, तो मैं यहाँ पे ये बातें नहीं करूंगा. ओके. वापिस से हम रिपीट नहीं करते. ये बात सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा. अगर पार्टनरशिप जनरल कमर्शियल नेचर की है, मतलब सिर्फ ऐसा पकड़ के चलना प्रॉपर्टीज वगैरह में डीलिंग करने वाली अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है तो कोई भी पार्टनर प्लेज कर सकता है, मतलब मॉर्गेज जैसा दे सकता है या सेल कर दे सकता है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को. ही मे बाय गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप. वो पार्टनरशिप के अकाउंट पे गुड्स भी बाय कर सकता है, गुड्स भी परचेस कर सकता है. ही मे बोरो मनी, कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट्स एंड पे डेब्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप. वो पैसे बोरो कर सकता है, डेब्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स भी कर सकता है ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. और उसके अलावा ही मे ड्रॉ, मेक, साइन, एंडोर्स, ट्रांसफर, निगोशिएट, क्या ये जो भी आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स है वो सब. ओके. तो ये सब चीजें हम लोगों ने इसके अंदर देख रखी है. ठीक है. फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी. तो हमने ये सीखा था कि भाई पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी होती है, उसके पास कुछ अथॉरिटीज ऐसी है जिसकी वजह से
ही कैन बाइंड द होल फर्म, वो पूरे फर्म को लाइबल कर सकता है। ओके, बट ये जो आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी है इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मतलब जो नॉर्मल आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी है उससे ज्यादा भी आपको अथॉरिटी दी जा सकती है, या फिर जो नॉर्मल अथॉरिटी है उसे भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, याद रखना ये सब करना है तो कैसे होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर से होगा। देखो नॉर्मली गुड्स परचेस करना, सेल करना हर एक पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी होती है, बट अगर पार्टनर चाहे तो अग्रीमेंट करके उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, वैसे ही गुड्स में तो डीलिंग करना ये नॉर्मल बात है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने अभी अभी ऊपर देखा है, उसमें अगर आप डीलिंग कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो तो ये आपके इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। बट अगर सब पार्टनर्स ने मिलके किसी पार्टनर को राइट दे दिया तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी हो गया। ओके, तो दो बातें होती है, रेस्ट्रिक्शन भी होता है इंप्लाइड अथॉरिटी का एज वेल एज एक्सटेंशन भी होता है। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, जो आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी है, जो आपकी नॉर्मल अथॉरिटी होती है उससे बढ़ के आपको कोई अथॉरिटी मिल जाती है। और रेस्ट्रिक्शन बोले तो क्या, जो हमारी नॉर्मल अथॉरिटी है उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ओके, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा बच्चों, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर से होना चाहिए। ओके, हाँ, लेकिन आपने ये सब तो कर लिया, लेकिन जिस पर्सन से डील कर रहे हो उसे ये रेस्ट्रिक्शन पता ही नहीं है, या फिर उसे पता ही नहीं है कि ये पार्टनर है, तो बच्चों वहां पे वो पार्टनर लाइबल नहीं होगा। ओके, तो ये भी चीजें आप लोग याद करना। ये लगा तो पैराग्राफ देख लेते। Notwithstanding any such restriction, any act done by partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm। मतलब कोई एक्ट किया हुआ है जो फॉल होता है विद इन हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी, तो विच बाइंड्स द फर्म, तो जो भी आपका रेस्ट्रिक्शन है, तो कोई भी अगर पार्टनर ने एक्ट किया है या बिहाफ ऑफ फर्म कोई एक्ट किया है विच फॉल्स विद इन हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी, जो फर्म को बाइंड करता है, लेकिन अगर जिस बंदे से डील किया उसे ही पता नहीं है कि ये पार्टनर है फर्म का, या फिर इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन डाली है, ये अगर पता ना हो तो पूरी फर्म यहाँ पे लाइबल नहीं होती है। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन के बावजूद अगर आप कोई काम करते हो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में तो वो फर्म को बाइंड तो करता है, बट जिस बंदे से डील कर रहे हो उसको यही नहीं पता कि आपके ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन था या आप पार्टनर हो, यही नहीं पता, तो पूरी फर्म लाइबल नहीं होती है। ओके, तो ये हमने बहुत डिटेल में देखा था बच्चों विद एग्जांपल्स एंड ऑल, मैंने आपको ड्रॉ भी करके बताया था कुछ पिक्चर्स, तो वो प्लीज एक बार आप लोग चेक कर लेना। ओके, फिर इसके बाद पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी कुछ निकल के आ जाए तो पार्टनर को अथॉरिटी होती है, जो एक रैशनल बंदा काम करेगा बस वैसा एक्ट करने की फुल अथॉरिटी होती है आपके पार्टनर को। अब ये कब की बात है, इन एन इमरजेंसी, तो कोई इमरजेंसी निकले तो हर एक पार्टनर ने क्या करना चाहिए, जैसे कोई एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का इंसान, नॉर्मल प्रूडेंस का इंसान वर्क करता है, बस वैसे ही उसने भी काम करना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के हम लोगों ने यहां से बस छोटे छोटे सेक्शंस देखने स्टार्ट कर दिए थे। इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। ओके, अब ये एडमिशन बोले तो मैंने आपको तब भी बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में आया। यह एडमिशन का मतलब पकड़ना पड़ेगा आपको, एडमिट किया बोले तो मान लिया या रिप्रेजेंट किया। देखो एक बात बोलता हूं, अगर कोई एक पार्टनर कोई बात को एडमिट कर ले, कोई बात को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से बोल सकता हूं। ओके, कोई एक पार्टनर कोई बात एक्सेप्ट कर ले या कोई बात रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट बोले तो बताना। ओके, कोई बात आपने बताई है या कोई बात एक्सेप्ट कर ली है, तो ये चीज समझ के लेना बच्चों कि ये जो पार्टनरशिप फर्म रहेगी, पूरी फर्म उसके लिए लाइबल होने लग जाएगी। लेकिन कब, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ तो। एक पार्टनर कोई चीज को एक्सेप्ट करता है या कोई चीज को रिप्रेजेंट करता है, मींस कोई चीज को अगर बताता है, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, तो जो आपकी पूरी पार्टनरशिप फर्म रहेगी वो यहाँ पे लाइबल रहेंगी। और वो भी कैसे लाइबल रहेंगी बच्चों, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ओके, जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके अंदर वो लाइबल होने लग जाएगा। ओके,
अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल, मैंने बोले तो इसके अंदर भी दिया था और मैंने सेपरेटली भी आपको एक एग्जांपल इसके बारे में दिया था। मैंने तो आपको कार के लिए बोला था, कोई कार लेनी थी तो किसी बंदे ने बोला था कि भाई ऐसे गांव गांव की जगह है, वहां पे रोड खराब है, तो ऐसे जगह पे फिट होगी ऐसी मुझे कार देना। बंदे ने एक कार दी जो वहां पे फिट नहीं बैठती। ओके, तो ये सब बातें थी। वैसे यहाँ पे भी एग्जांपल था कि एक्स और वाई स्पेयर पार्ट में डील करते थे मोटरसाइकिल के। एक बंदा आता है जिसकी यमा मोटरसाइकिल थी, उसने बोला मुझे ये स्पेयर पार्ट चाहिए, तो एक्स ने बोल दिया हाँ ये लेके जाओ, ये फिट बैठेगा। अब इसके बारे में वाई को कुछ पता ही नहीं था और वो स्पेयर पार्ट फिट नहीं बैठ रहा था उस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल को। तो भले ही वाई को कुछ नहीं पता था, बट अगर एक्स ने बोल दिया कि भाई ये स्पेयर पार्ट फिट बैठेगा, फिर ऐसा मान लिया जाएगा कि वाई ने भी ये बात रिप्रेजेंट कर दी है। तो यहाँ पे दोनों भी लोग क्या होने लग जाएंगे, लाइबल होने लग जाएंगे। भले ही वाई का यहाँ पे कुछ रोल ही नहीं था, बट स्टिल ही विल बी लाइबल हियर। ओके, तो ये था सेक्शन नंबर 23। फिर सेक्शन नंबर 24 हम लोगों ने देखा। ओके, और सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। एक्टिंग पार्टनर को आप एक्टिव पार्टनर भी बोल सकते हो। ओके, ये दिया गया है सेक्शन 24 के अंदर। तो ये क्या होता है बच्चों, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, एक्टिंग पार्टनर। तो देखो, जो पार्टनर नॉर्मली वर्क करता है किसी पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनर नॉर्मली वर्क करेगा किसी पार्टनरशिप फर्म में, अगर वो पर्टिकुलर पार्टनर कोई एक्ट करे या कोई बंदा उस पर्टिकुलर एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे किसी पर्टिकुलर चीज की, तो ऐसा माना जाएगा पूरे फर्म को नोटिस मिल गई है। एबीसी 3 पार्टनर है, ए उसके अंदर एक एक्टिव पार्टनर है, तो किसी फैक्ट के बारे में नोटिस दे दी गई है ए को, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि पूरे फर्म को नोटिस मिल चुकी है। ओके, हाँ, तो इसके वजह से फिर क्या होगा, एक पार्टनर को आपने नोटिस दी तो पूरे फर्म को नोटिस मिल गई ऐसा माना जाएगा, और कल चल के कुछ लफड़ा हुआ तो पूरी फर्म यहां पे लाइबल होने लग जाएगी। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात, एक बात होती है कि अगर आप ये जो पर्टिकुलर पार्टनर है, जो एक्टिव पार्टनर है, वो अगर फ्रॉडुलेंटली एक्ट करता है, तो ऐसा समझ के चलना बच्चों कि उसके फ्रॉडुलेंट एक्ट की वजह से क्या होगा बताना, बाकी के पार्टनर्स फिर लाइबल नहीं होते। ओके, तो नोटिस टू द एक्टिव पार्टनर विल बी कंसिडर्ड एज नोटिस इज गिवन टू ऑल द पार्टनर। सारे पार्टनर्स को नोटिस दे दी ऐसा मान लिया जाएगा। ओके, तो हाँ, लेकिन अगर वो क्या करता है, अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट करता है तो फिर वहां पे ऐसा नहीं माना जाएगा। तो देखो, नोटिस टू वन इज इक्विवेलेंट टू नोटिस टू द रेस्ट। ठीक है, ये था सेक्शन 24 जो हमने देखा। फिर उसके बाद हम लोग और जरा आगे गए और आगे जाके हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 25 से लेके 27 तक। उसमें सबसे पहले हमारे सामने आया सेक्शन नंबर 25। ओके, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर की क्या लाइबिलिटी रहेंगी, ये हमने सबसे पहले देखा था सेक्शन नंबर 25 के अंदर। ओके, तो इसमें हमने एक ही बात देखी बच्चों कि एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विथ ऑल अदर पार्टनर ऑल्सो सेवरली। मतलब आपकी जॉइंट एंड सेवरली लाइबिलिटी आएगी, तो सारे पार्टनर जॉइंटली एंड इक्वली लाइबल होने लग जाएंगे। ठीक है, ये बात हमने देखी सेक्शन 25 में। फिर इसके बाद हमने देखा था लाइबिलिटी ऑफ द फर्म और रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर, ये सेक्शन 26 में देखा। तो इसमें मैंने आपको बोला कि अगर मान के चलो किसी पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, इंजरी होती है। ओके, किसको, अगर थर्ड पार्टी को लॉस और इंजरी हो जाए, ओके, थर्ड पार्टी को लॉस और इंजरी हो जाए किसी एक पार्टनर की वजह से, तो उसके लिए पूरी फर्म लाइबल होने लग जाएगी। लॉस और इंजरी हुई किसकी वजह से, किसी एक पार्टनर की वजह से, बट उसके लिए क्या होगा बताना, आपकी पूरी फर्म लाइबल होने लग जाएगी। बट जिस बंदे ने वो नुकसान किया है, इंजरी पहुंचाया है, उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया होना चाहिए और उसको जो अथॉरिटी मिली उसके अंदर उसने काम करना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो बच्चों उसका जो भी पर्टिकुलर एक्ट रहेगा उसके लिए क्या होगी बताना, पूरी फर्म लाइबल होने लग जाएगी। द होल फर्म विल बी लाइबल ओवर देयर। ठीक है,
तो ये हमने देखा सेक्शन नंबर 26 के अंदर। तो कोई पर्टिकुलर पार्टनर की अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट होगी तो उस पर्टिकुलर रॉन्गफुल एक्ट के लिए पूरी फर्म यहां पे क्या होने लग जाएगी, लाइबल होने लग जाएगी। ओके, एंड दिस इज गिवन अंडर विच सेक्शन, सेक्शन नंबर 26। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन नंबर 27, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। मतलब फर्म की लाइबिलिटी रहेंगी अगर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर्स ने किया तो। इसमें हमने दो सिनारियो देखा, किसी थर्ड पार्टी से पैसा मिला किसी एक पार्टनर को और उस पार्टनर ने उसे मिसअप्लाई कर दिया। ओके, किसी एक पार्टनर को या तो पैसा मिला या कोई प्रॉपर्टी मिली है थर्ड पार्टनर से और उस पैसे को उस बंदे ने क्या कर दिया, मिसअप्लाई कर दिया, ये पहली बात। या फिर अगर फर्म को या तो पैसा मिला है या तो प्रॉपर्टी मिली है, क्या बोल रहा हूं, फर्म को या तो पैसा मिला है या तो प्रॉपर्टी मिली है, ओके, और उसे मिस अप्लाई कर दिया है, और उसे क्या कर दिया है, मिस अप्लाई कर दिया है किसी पार्टनर ने, तो फिर दोनों भी केस में क्या होगा बच्चों, आपकी फर्म लाइबल होने लग जाएगी, पूरी पार्टनरशिप फर्म लाइबल होंगी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, थर्ड पार्टी से किसी पार्टनर को पैसा मिला और उस पार्टनर ने मिस अप्लाई कर दिया, या फिर थर्ड पार्टी से पैसा पूरे फर्म को मिला और फर्म में से किसी एक पार्टनर ने उसे मिस अप्लाई कर दिया, तो दोनों भी सिनारियों में पूरी फर्म आपकी लाइबल होने लग जाएगी। ओके, और उसके बाद हम लोग फिर और आगे चले गए, आगे जाके हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 29। ओके, तो सेक्शन नंबर 29 में मैंने आपको बताया भी था, आप ये प्रोविजन पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो इसको रीड आप एनालिसिस से कर सकते हो, ये आपको आसानी देगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ट्रांसफर करना, इसका मतलब क्या था, अगर आपका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह है तो वो प्रॉफिट में शेयरिंग आपने किसी और बंदे को ट्रांसफर कर दी। ओके, मान लो मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं और मैंने मेरा पार्टनरशिप फर्म का जो शेयर है जिससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो अगर ऐसा मेरा कोई ट्रांसफर वगैरह हो जाता है तो सवाल है ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों याद रखना, अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, जिस पार्टनर को आप लोगों ने ट्रांसफर किया है आपका शेयर, ओके, तो वो बंदा ट्रांसफरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू, वो बंदा एंटाइटल्ड नहीं रहेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप समझ के चलो, ये सब याद होना चाहिए आपको। अगर आपने पार्टनरशिप में जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग है वो किसी बंदे को ट्रांसफर कर दिया तो वो बंदा इज नॉट एंटाइटल्ड टू, वो किसके लिए एंटाइटल्ड नहीं रहेगा, टू इंटरफियर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस का क्या कंडक्ट रहेगा उसमें वो इंटरफियर नहीं कर सकता। भले ही आपने उसे प्रॉफिट का शेयरिंग दे दिया बट स्टिल ही विल नॉट बी लाइबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये पहली बात। उसे रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट्स भी नहीं रहेंगे, वो अकाउंट्स के लिए भी डिमांड नहीं कर सकता है। तीसरी बात, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ओके, तीन बातें हैं, उसे प्रॉफिट शेयरिंग आपने अगर दी है, आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, तो वो बंदा कभी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही उसे अकाउंट्स मिल सकते, ना ही वो अकाउंट्स की डिमांड कर सकता, और ना ही वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट को। ओके, हाँ, वो सिर्फ क्या ले सकता है, चुपचाप जितना प्रॉफिट दिया उतना लेके वो बस घर को जा सकता और कुछ नहीं कर सकता। ओके, ही कैन नॉट चैलेंज दी अकाउंट्स, मतलब अकाउंट वगैरह कुछ चैलेंज नहीं करने का, जितना हाथ में दिया उतना लेने का और निपटने का, बस इतना ही काम वो कर सकता है। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखना। हाँ, लेकिन कल चल के अगर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हुआ तो वो शेयर इन द असेट के लिए जरूर डिमांड कर सकता है, या फिर उसका शेयर उस असेट में कितना रहेगा उसके लिए उसे असर्टेन करने के लिए भी डिमांड जरूर कर सकता है। ओके, तो ये बातें हमने यहाँ पे देखी। फिर इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 30, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। और ये भी प्रोविजन से थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो रीड इट आउट फ्रॉम योर एनालिसिस का पार्ट, एनालिसिस से पढ़ोगे तो ज्यादा आपको ये सिंपल लगेगा। ओके,
अब बच्चों ये सेक्शन 30 के अंदर क्या दिया गया था? तो सबसे पहली बात, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है एंड नॉट मियरली वॉइडेबल, वो वॉइड हो जाता है उसका कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात। दूसरी बात, माइनर कभी भी पार्टनर बन ही नहीं सकता। अब क्योंकि आप बोल रहे हो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, ही कैन नॉट डू द कॉन्ट्रैक्ट। और पार्टनरशिप में तो आप पार्टनर कैसे बनते हो? आप कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनर बनते हो, अग्रीमेंट से पार्टनर बनते हो। तो अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो क्या माइनर पार्टनर बन भी सकता क्या? तो जवाब है नहीं बन सकता। ओके, तो याद रखना, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, पहली बात। दूसरी बात, हाँ उसे आप एडमिट जरूर कर सकते हो फॉर द पार्टनरशिप का बिजनेस, आप उसे क्या कर सकते हो? एडमिट कर सकते हो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो ये बातें ध्यान में रखना। और उसे जब एडमिट भी करोगे तो उसमें और एक बात ध्यान में रखनी है कि उसे एडमिट करेंगे विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से ही उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? एडमिट कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों ये जो माइनर रहेगा उसके क्या राइट्स रहेंगे, क्या लाइबिलिटीज रहेंगी, ये हम लोग सारी चीजें यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले राइट्स की बात करते हैं। ओके, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द माइनर पार्टनर? एक माइनर पार्टनर के क्या राइट्स रहेंगे वो हम लोग अभी देखने वाले। तो सबसे पहले, माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू हिज अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो बात सिंपल है बच्चों, जितना आपने उसे अग्री किया था, अग्रीमेंट में डाला था कि भाई इतना शेयर तुझे हम देंगे, तो उतना शेयर तो उसे प्रॉफिट का देना ही पड़ेगा। अच्छा, माइनर को आप प्रॉफिट का शेयर जरूर दोगे। माइनर कैन हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। माइनर कभी भी आपके जो भी अकाउंट्स होंगे उसे हैंडल कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी भी ले सकता है। ओके, he can use the partner for accounts for his share। वो हमेशा क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है किसको? पार्टनर्स को, फॉर अकाउंट्स और पेमेंट ऑफ हिज शेयर। लेकिन सिर्फ कब? व्हेन ही इज सीवरिंग हिज कनेक्शन। क्या वो पार्टनर पे स्यू कर सकता है अकाउंट्स के लिए एज वेल एज उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए? तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ कब? जब वो अपना कनेक्शन उड़ा रहा है किसके साथ में? पार्टनरशिप फर्म के साथ में, तब वो कर सकता है। और जब वो मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है तो विद इन 6 मंथ ही हैज टू इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर और नॉट टू बिकम पार्टनर। मतलब पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है, ये उसे 6 महीने के अंदर डिसाइड करना पड़ता है। इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम पार्टनर, अगर वो पार्टनर बनना चाहे, देन ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। तो अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो उसे वही राइट्स रहेंगे जो वो माइनॉरिटी में उसे मिलते थे, बस वही राइट उसे कंटिन्यू रहेंगे। और अगर वो नहीं बनना चाहता है तो उसका शेयर कभी भी लाइबल नहीं रहेगा आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। तो जब वो पब्लिक नोटिस दे दे कि मैं अब पार्टनर बनना नहीं चाहता हूं इसमें, तो उसके बाद किसी भी फर्म के एक्ट के लिए आपका माइनर लाइबल नहीं होगा। ओके, तो ये 4 बातें राइट्स में आएंगी। क्या क्या? माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू हिज एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जो एग्रीड शेयर रहेगा उसका उसे राइट होता है। ही कैन हैव एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी अकाउंट्स ऑफ द फर्म। वो स्यू भी कर सकता है पार्टनर्स पे, लेकिन कब? जब वो सीवर करता है अपना कनेक्शन। ओके, मतलब वो अलग होता है पार्टनरशिप फर्म से, तब की बात है। और मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद उसे डिसाइड करना पड़ेगा वेदर ही हैज टू ज्वाइन या ही हैज टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट। अगर वो नहीं बोलता है तो पब्लिक नोटिस देने के बाद वो कभी लाइबल नहीं होगा। बट अगर वो हाँ बोलता है तो जो माइनॉरिटी में उसके राइट्स थे वही राइट्स उसके बाद में भी रहेंगे। लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो लाइबिलिटीज 2 सिनारियोज में पढ़नी पड़ेगी। एक तो बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, दूसरा आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अब बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी याद रखना, वो सिर्फ उतना ही लाइबल रहेगा जितना उसका शेयर इन द प्रॉफिट है। ओके, ओनली फॉर द शेयर इन द प्रॉफिट्स, उतने के लिए ही लाइबल होगा। माइनर हैज नो पर्सनल लाइबिलिटी, माइनर को कभी भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ओके, और तीसरी बात, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, बट इफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हिज शेयर इन द फर्म वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर। माइनर को आप इंसॉल्वेंट बता ही नहीं सकते हो क्योंकि उसकी कभी पर्सनल लाइबिलिटी तो कभी नहीं आती, तो ही कैन नॉट बिकम इंसॉल्वेंट।
बट अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सब बातें हमने देखी। लेकिन मेजॉरिटी अटेन करने के बाद क्या होगा, तो मेजॉरिटी अटेन करने के बाद अगर विद इन 6 मंथ और जब उसे नॉलेज में आए कि उसे पार्टनरशिप में एडमिट किया गया था फॉर द बेनिफिट, दो बातें हैं, या तो 6 मंथ ऑफ इज अटेनिंग मेजॉरिटी, तो उसका 18th ईयर का हैप्पी बर्थडे होने के 6 महीने तक, या फिर जब उसे नॉलेज में आया कि उसे किसी पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट के लिए डाला गया था, तो इसके 6 महीने के अंदर आपके पार्टनर ने नोटिस दे देनी चाहिए। कौन सी नोटिस, कि वो कंटिन्यू करना चाहता है एज अ पार्टनर और नॉट, ये उसने नोटिस देनी चाहिए। अगर इफ इज इलेक्टेड नॉट टू बिकम पार्टनर, वो बोलता है कि भाई मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो उसे पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी। ओके, कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है। लेकिन अगर ये पब्लिक नोटिस देने से फेल हो गया, उसने नहीं दी, तो ये 6 महीने होने के बाद ऐसा माना जाएगा कि वो पार्टनर बनना चाह रहा है। ओके, अब दो बातें हो सकती है, अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो क्या, नहीं बनना चाहता है तो क्या। अगर वो पार्टनर बनना चाहेगा तो फिर वो पर्सनली लाइबल रहेगा थर्ड पार्टीज को। ओके, और कब से लाइबल होने लग जाएगा, उन लाइबिलिटीज को रहेगा जब से वो एडमिट हुआ था फॉर द बेनिफिट्स, मतलब माइनॉरिटी में जब उसको अंदर लिया गया था, तो तब से वो क्या होने लग जाएगा, लाइबल होने लग जाएगा, और वो भी कैसे, पर्सनली लाइबल होने लग जाएगा। ओके, his share in the property and the profits of the firm remains the same, जैसे उसके पहले थे शेयर वैसे ही बाद में भी रहेंगे। तो इसमें खतरनाक बात यही है, अगर वो हाँ बोलता है पार्टनर बनने को, तो माइनॉरिटी से अगर उसे एडमिट किया गया था फॉर द बेनिफिट, तब तो उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं थी, बट मेजर होने के बाद जो माइनॉरिटी में भी कोई लाइबिलिटी होगी फर्म की, तो उसके लिए भी वो लाइबल होने लग जाएगा। ओके, और जो उसका प्रॉफिट का शेयर पहले था वैसा ही बाद में भी रहेगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट करता है नॉट टू बिकम पार्टनर, वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है, तब क्या, तो उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज तब तक रहेंगी जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, और एक बार पब्लिक नोटिस दे दी देन ही विल नॉट बी लाइबल। ओके, और उसके बाद he shall be entitled to sue the partner for his share of the property and the profits। तो जो भी उसके प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स रहेंगे, तो उसमें जो भी हिस्सा रहेगा उसके लिए जरूर वो स्यू कर सकता। लेकिन याद रखना बच्चों, आपके माइनर ने नोटिस देनी चाहिए रजिस्ट्रार को भी। ओके, तो ये सब बातें हम लोगों ने देख रखी थी। फिर इसके बाद लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। तो क्या लीगल कंसिक्वेंसेस रहेंगे अगर कोई पार्टनर कमिंग इन होता है, मतलब बिजनेस में आता है, या गोइंग आउट होता है, या फिर बिजनेस से चला जाता है, तो व्हाट आर द लीगल कंसिक्वेंसेस, क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं, आप इतनी बात याद में रखना, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आता है तो आ सकता, क्या आ सकता, बट उसको कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर चाहिए। ओके, तो नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, मतलब अगर सारे पार्टनर का कंसेंट होगा तो ही आप किसी न्यू पार्टनर को अंदर लोगे। ओके, और जो पार्टनर को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो डज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकेम अ पार्टनर, मतलब उसके पार्टनर बनने के पहले जो भी कोई एक्ट्स होंगे फर्म के, तो उसके लिए वो नया पार्टनर, वो इनकमिंग पार्टनर लाइबल नहीं होता है। ओके, तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 31, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। ला सकते क्या नए पार्टनर को, ला सकते, लेकिन सबके कंसेंट से ला सकते, और जिस नए पार्टनर को लाया तो वो प्रीवियस एक्ट ऑफ द फर्म के लिए लाइबल नहीं होगा। यह है सेक्शन 31, और इसके यहां पे उन्होंने दिए एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स। इसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सेक्शन 32 में दिया है, तो पार्टनर रिटायर हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन कैसे, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से, या फिर एक्सप्रेस एग्रीमेंट के हिसाब से, मतलब राइटिंग में कोई एग्रीमेंट होगा तो आप उसके हिसाब से भी रिटायर हो सकते हो। लेकिन जब पार्टनरशिप एट विल है तो आप दूसरे पार्टनर को राइटिंग में नोटिस दे दो और तभी आप लोग क्या हो सकते हो, रिटायर हो सकते हो। ओके,
अब रिटायरिंग पार्टनर डिस्चार्ज हो जाता है लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी को जो भी लाइबिलिटी होंगी तो वो उससे डिस्चार्ज हो जाता है। कब? आफ्टर ही हैड नॉलेज ऑफ द रिटायरमेंट, मतलब सामने वाले को अगर उसने नॉलेज में ला लिया कि मैं अब रिटायर हो चुका हूं तो वो डिस्चार्ज हो जाता है बात की सारी लाइबिलिटी से। ओके, हाँ, लेकिन बोला है नॉटविथस्टैंडिंग द रिटायरमेंट, भले ही रिटायरमेंट हो गया तो वो लाइबल रहेगा। कब तक? बोलो, जब तक आपने पब्लिक नोटिस नहीं दी है रिटायरमेंट की। ओके, अगर आप पब्लिक नोटिस दे देते हो रिटायरमेंट की तो लाइबल नहीं होगे, बट आपने पब्लिक नोटिस नहीं दी है रिटायरमेंट की, देन यू विल बी लाइबल। ओके, प्रोवाइडेड दैट a retired partner is not liable to third party without knowing him that a partner, मतलब अगर वो स्लीपिंग पार्टनर था तो किसी बाकी के पब्लिक को पता ही नहीं होता है कि ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, वो भले ही रिटायर हो जाए फर्म में से और उसने नोटिस ना भी दी हो तो भी कोई फर्क नहीं गिरेगा, बिकॉज नोबडी नोज दैट कि ही वाज द पार्टनर ओवर देयर। ओके, तो ये सब बातें हम लोगों ने सेक्शन नंबर 32 के अंदर देखी रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, और इसमें ये पर्टिकुलर केस लॉ भी आया था विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद। ओके, तो ये इसमें इतना ही दिया था कि अगर पार्टनर अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहता है तो उसने क्लियर कट जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से रिटायरमेंट लेनी चाहिए। ओके, तो बस इतना ही बोला था। और लाइबिलिटीज के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन अभी अभी कर लिया है। पब्लिक नोटिस जब तक नहीं दोगे तब तक आप लाइबल होते रहोगे। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा था एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को निकाला जाता है पार्टनरशिप फर्म से तो वो कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले तो बोल दिया कि मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, लेकिन ये काय के लिए बोला है कि भाई आप सिर्फ बिना कोई रीजन के मेजॉरिटी बना के अगर बाहर निकाल रहे हो तो नहीं चलता। ओके, इसको ज्यादा समझना है तो आप ये प्रोविजन पे जाना मत, ये एनालिसिस से ही आप लोग पढ़ लेना, प्रोविजन शायद आपको कंफ्यूज कर देगी। ओके, तो आप एनालिसिस से जाओ। तो एक्सपल्शन हो सकता, क्या हो सकता, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो, अग्रीमेंट हुआ है तो आप एक्सपल्शन कर सकते हो। ठीक है, ये पावर कौन एक्सरसाइज कर सकता? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, सारे पार्टनर मिलकर एक्सपल्शन कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपल्शन करते वक्त आपका गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ नहीं है तो एक्सपल्शन नहीं हो सकता। देखो, तीनों बातें अगर प्रेजेंट है तो ही आप एक्सपल्शन कर सकते हो। कौन सी तीनों बातें? पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि आप एक्सपल्शन ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या करेंगे बताना, एक्सपल्शन करेंगे। तीसरी बात, आप लोग गुड फेथ में एक्सपल्शन करते हो तो ही यहां पे चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। ओके, अब सवाल यह आता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड फेथ? गुड फेथ किसको बोलते हैं? तो जब एक्सपल्शन पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होगा। दूसरी बात, सामने वाले पार्टनर को आप लोगों ने नोटिस दे रखी होगी रिगार्डिंग एक्सपल्शन। और तीसरी बात, ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी भी उतनी प्रॉपर अगर मिली होगी तो ही आप लोग एक्सपल्शन कर सकते हो। तो तीन बातें हम लोगों ने यहां पे देखी है। टेस्ट ऑफ गुड फेथ के लिए किसको किसको बोला जा सकता है कि गुड फेथ होगी? तो पहली बात, अगर एक्सपल्शन आपने इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप में लिया है। दूसरी बात, पार्टनर को जो आपने एक्सपेल किया है वो उसे आप लोगों ने नोटिस दे रखी थी। और तीसरी बात, ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो आप लोगों ने उसे क्या दे रखी थी? अपॉर्चुनिटी भी दी थी। तो बस ये तीन बातें हो जाएगी तो फिर आप लोग एक्सपल्शन कर सकते हो। ओके, इफ अ पार्टनर अदरवाइज एक्सपेल्ड, लेकिन ऐसा कोई गुड फेथ वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, और ऐसे ही चलते फिरते किसी पार्टनर को निकाल रहे हो तो दैट एक्सपल्शन विल बी नल एंड वॉइड, वो एक्सपल्शन करेक्ट नहीं माना जाएगा। ओके, तो बस ये बातें याद रखना। तो ये लेडीज क्लब का एक एग्जांपल था, आपको याद भी होगा, झगड़ ली थी दोनों के वाइफ ने, तो क्या उतने से एक्सपल्शन कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद हमने इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर देखा, और मैंने आपको बोला भी था इंसॉल्वेंसी पढ़ना है तो ये डायग्राम पढ़ लो, सब आपका कवर हो जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी के इफेक्ट्स क्या क्या है? पहली बात, द इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज पार्टनर, जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है अब वो पार्टनर नहीं बन के रह सकता। दूसरी बात, he will be ceased to be a partner from the date of order of adjudication, मतलब जब डिक्लेयर करता है कोर्ट कि अब आप इंसॉल्वेंट हो गए तो उस ऑर्डर की डेट से वो पार्टनर ही नहीं रहता,
सीज्ड टू बी अ पार्टनर बोले तो अब वो पार्टनर ही नहीं रहेगा। ओके, अब जब उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद से उसकी इस्टेट जो होगी वो नॉट लाइबल रहेगी, वो अब लाइबल नहीं होने वाली है। ओके, उसके बाद फर्म इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो जो आपकी पार्टनरशिप फर्म होगी ये भी लाइबल नहीं रहेगी इंसॉल्वेंट पार्टनर के किसी भी एक्ट के लिए आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। ओके, तो एडजुडिकेशन के ऑर्डर के बाद फर्म कभी भी लाइबल नहीं रहेगी इंसॉल्वेंट पार्टनर के एक्ट के लिए। ओके, और उसके बाद ये बोला है नॉर्मली तो एक पार्टनर के इंसॉल्वेंसी से फर्म डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर बाकी के पार्टनर्स अगर एग्रीमेंट करें, डिसाइड करें कि हम डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म नहीं करेंगे, तो फिर किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंसी से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। ओके, तो ये 5 इफेक्ट्स है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के। ओके, और आगे हमने देखा था लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। कोई पार्टनर अगर डिसीज्ड हो जाता है तो उसके लाइबिलिटी ऑफ स्टेट क्या क्या आएगी। तो बहुत सिंपल सी बात बोलिए बच्चों कि अगर फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ से फर्म डिसॉल्व नहीं होती, द स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर इज नॉट लाइबल। ओके, मतलब अगर फर्म कंटिन्यू कर रही है 3 पार्टनर से एबीसी, उसमें से कोई एक की डेथ हो जाती है, बी और सी कंटिन्यू करते हैं फर्म को, तो ए जो मरा हुआ पार्टनर है उसकी स्टेट लाइबल नहीं रहेगी उसके डेथ के बाद। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था सेक्शन 36 राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। ओके, तो वहां पे बोला है कि भाई कोई पार्टनर अगर निकल रहा है फर्म से तो वो कर भी सकता है कॉम्पिटिंग बिजनेस, कब? फर्म से निकलने के बाद। ओके, हाँ, और वो एडवर्टाइज भी कर सकता है, लेकिन वो कुछ बातें नहीं कर सकता। कौन सी बातें नहीं कर सकता? फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, खुद को ये नहीं बता सकता कि वो अभी भी पार्टनर है फर्म का, और दूसरा सॉलिसिट द कस्टम ऑफ पर्संस को खींचने का काम नहीं करता। ओके, तो ये 3 काम वो नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था और ये पार्टनर फर्म में से निकल गया और इलेक्ट्रॉनिक का ही बिजनेस डालना चाह रहा है, कर सकता है क्या? कर सकता है, निकलने के बाद कर सकता है, एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा। ओके, तो निकलते टाइम अगर बिजनेस करता है कर सकता है, लेकिन वो बिजनेस करते वक्त उसने फर्म का नाम यूज नहीं करना, वो पहले की फर्म का, खुद को ये नहीं बताना कि वो आज भी उसी फर्म का बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, और ना ही कस्टम्स को सॉलिसिट करना चाहिए। ओके, ये बातें ध्यान में रखना। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर मिलके अग्रीमेंट कर ले कि ये पार्टनर निकलने के बाद भी, सीज टू बी अ पार्टनर होने के बाद भी एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ये सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, तो अगर ऐसा रेस्ट्रिक्शन पार्टनर डाले बाय कॉन्ट्रैक्ट और ये पार्टनर भी उसको अग्री कर ले, तो फिर वो क्या नहीं कर पाएगा, ऐसा बिजनेस कहीं उस लोकल लिमिट्स तक नहीं कर पाएगा। ओके, और ये फिर भी वैलिड रहेगा। ओके, भले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि भाई ऐसा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अवॉइड होता, बट स्टिल ये ऐसे चीजें वैलिड रहेंगी। अगर आप अभी भी वो यूनिट 3 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जाके देखो तो वहां एक्सेप्शंस में यही पॉइंट दिए गए थे बच्चों। हमने सीखा था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अवॉइड होता, बट उसके भी एक्सेप्शंस थे, उन एक्सेप्शंस में यही चीजें आ रही थी बच्चों। ध्यान देना, आप पढ़ लेना वापस से, भूल गए होंगे तो। ओके, उसके बाद राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। अब हमने बोला था कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो जाती है, ओके, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो जो आपके बाकी के पार्टनर्स रहेंगे, ओके, तो वो पर्टिकुलर बाकी के पार्टनर्स लाइबल हो सकते हैं क्या? तो लाइबल हो सकते हैं। उन्हें एक एक्ट करना पड़ता है क्या? हाँ जी, करना पड़ता है। और कौन सा एक्ट करना पड़ेगा बच्चों? जो डाइड पार्टनर है उसके रिप्रेजेंटेटिव को जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस होगा दैट विल हैव टू बी रीइंबर्स। वो पूरा कैपिटल का बैलेंस एक तो रीइंबर्स करना पड़ेगा, ये पहली बात। और दूसरी बात, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस रिटायरिंग पार्टनर को भी कैपिटल का बैलेंस उसे रीइंबर्स कराना पड़ता। और अगर ऐसा मान के चलो ये रीइंबर्समेंट नहीं होती है तो फिर वो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो खुद, या जो मरा हुआ पार्टनर है उसका रिप्रेजेंटेटिव फर्म में से
या तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकता या फिर शेयर कर सकता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, या मैं बोलूंगा जो भी सब्सिक्वेंट प्रॉफिट होगा फर्म में तो उसके लिए वो क्या हो सकता है बताना, लाइबल हो सकता है, वो उतना प्रॉफिट खींच सकता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर पार्टनरशिप फर्म में से किसी पार्टनर की या तो डेथ हो जाए या तो कोई पार्टनर मान के चलो रिटायर हो जाता है फर्म में से या निकल जाता है बाहर, तो उस पार्टनर को उसका पूरा हिसाब किताब दे देना पड़ता, उसका जो भी कैपिटल वगैरह का बैलेंस होगा, गुडविल का जो अमाउंट देना है वो सब अमाउंट उसे देनी पड़ती है। अगर उसे ये ना दिया जाए तो डेथ के केस में उसका रिप्रेजेंटेटिव, रिटायरमेंट के केस में वो खुद क्या कर सकते हैं बच्चों, तो वो फर्म से या तो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट ले सकते, मतलब जो आगे चल के प्रॉफिट हुआ उसको वो या तो ले सकते, उसमें शेयरिंग करा सकते, या फिर वो अपने कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से क्या ले सकते बताना, इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। ओके, ये था सेक्शन नंबर 37। और उसके बाद रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फर्म, फर्म चेंज हो गई तो जो आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी थी थर्ड पार्टी को, तो वो भी क्या हो जाती है, रिवोक हो जाती है, खत्म हो जाती है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप का यूनिट 2। ओके, थैंक यू।